हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ज्योग्राफी है हमारा, जो जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी जो वर्ड हमारा है, ये लेटिन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है भाई? लेटिन वर्ड है ना। लेटिन भाषा से इसको लिया गया है। इसमें ज्योग्राफी को दो पार्ट बांटा गया है। एक तो भाई जियो, GEO, और दूसरा है ग्राफोस। दूसरा भाई क्या है? ग्राफोस। तो जियो और ग्राफोस यही मिलकर के जियोग्राफी बने हैं, जियोग्राफी बने हैं। ठीक है। देखिए, जियो, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है हमारा पृथ्वी। ठीक है। और जो ग्राफोस वर्ड है, इसका मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना किसी को। तो ज्योग्राफी की बात होने के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी ये कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो देखिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो पहले तो आता है इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। ठीक है। इरेटोस्थनीज क्या है? फादर ऑफ ज्योग्राफी है। साथ ही साथ याद कर लीजिए कि इरेटोस्थनीज के साथ साथ कभी कभी एग्जाम में आपके ये सेकंड ऑप्शन भी पूछ लेता है, हिकैटियस, हिकैटियस। ठीक है। ये हिकैटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है, जिसमें ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हो गया जाकर के, जो पुराने समय में चलता था। अब जो नई ज्योग्राफी चली है इसमें, जिसको हम लोग मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं, उसके फादर कौन है? उसके फादर का नाम है, मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर का नाम इनका है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ठीक है। ये कौन है भाई? ये हमारे हैं मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता। और ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं हमारे कौन? फादर ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी के पिता। ठीक है। अब देखिए, जो ये अलेक्जेंडर वॉन है, इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत ही फेमस किताब है। इसका नाम है कॉस्मोस, कॉस्मोस। कॉस्मोस नाम की किताब किसने लिखा भाई? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने लिखा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम किताबों की बात करते हैं तो एक काम करें कि थोड़ा सा अपनी किताबें देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें और भी हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं ये लोग, और पूछ भी गए कई बार। तो पहली है आपकी नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है भैया। देखो, ये इसको लिखा है प्लिनी ने, प्लिनी ने, प्लिनी, आप नाम सुने होंगे। नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी ने। ठीक है। और दूसरी है भाई आपकी द जियोग्राफिका, द जियोग्राफिका। इसको लिखा है आपके स्ट्रैबो ने, स्ट्रैबो ने। किसने लिखा है इसको भैया? स्ट्रैबो ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री लिखी है प्लिनी ने, और द जियोग्राफिका लिखा है स्ट्रैबो ने। याद करेंगे। ठीक है। थर्ड किताब देखेंगे हम लोग, जियोग्राफी। एक किताब का नाम ही है जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है। जियोग्राफी किताब में किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है। किसने लिखी है? टॉलमी ने। इसमें टॉलमी ने लिखी है ना। तीन तीन किताबें आपकी हो गई। और एक बहुत ही फेमस किताब है जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस किताब का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है। इसका रचयिता कौन है भैया? इसके रचयिता है अल बरूनी, अल बिरूनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। सबसे बढ़िया किताब कौन सी? मतलब बढ़िया तो सभी हैं। सबसे पहली किताब कॉस्मोस, फिर नेचुरल हिस्ट्री, द ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका, किताब उल हिंद। ठीक है। ये कुछ किताबें हैं। अच्छा चलिए, देखिए, अगर हम लोग भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें अध्ययन करना है कि इसका पृथ्वी का अध्ययन करना है ना। तो पृथ्वी में हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक बातें हैं पहले तो उनको जाना जाएगा कि पृथ्वी में क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कंटिनेंट्स, है ना भाई। हमारी पृथ्वी कंटिनेंट से बनी हुई है, कंटिनेंट से बनी हुई है। ठीक। कितने कंटिनेंट है हमारे पास? हमारे पास टोटल 7 कंटिनेंट है। टोटल भाई कितने कंटिनेंट है? टोटल 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट्स है। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा है वो है भाई एशिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास साइज में ही देखेंगे अगर हम लोग, तो अफ्रीका है सेकंड पे। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है। थर्ड वाला हमारा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ पे आता है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है। और फिफ्थ पे हमारा आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है।
और 6th पे आता है हमारा यूरोप, यूरोप, ठीक है। और 7th पे आता है सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा भैया, ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने लिखा हुआ है ये साइज के रिगार्डिंग है, ये कैसा भाई, ये साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है साइज का, ठीक है। ऐसे ही भाई हमारे अर्थ के अंदर देखा जाए तो अर्थ पर देखा जाए बेसिकली तो हमारे ओशियंस पाए जाते हैं, ओशियंस पाए जाते हैं, ओशियंस सर मतलब महासागर जो होते हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इसका मतलब होता है भाई हिंदी में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। सेकंड पे आता है हमारा कौन सा भाई, सेकंड पे आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं। थर्ड पे आता है हमारा इंडियन ओशियन, जो जिसमें मतलब जो हम लोग के दक्षिण में है ना, इंडियन, इंडियन ओशियन। चौथा आता है हमारा दक्षिणी महासागर, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको द साउदर्न ओशियन, द साउदर्न, साउदर्न ओशियन, ठीक है। और जो सबसे छोटा है वो है अपना आर्कटिक, आर्कटिक, ओके। तो ये तो हमारे हो गए ओशियन। अच्छा साथ साथ देख लेते हैं कि ओशियन में जो है इनके डीपेस्ट पॉइंट सभी के, देखिए पैसिफिक ओशियन का तो सबसे फेमस डीपेस्ट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आता है ये। तो पैसिफिक ओशियन का हमारा है मेरियाना ट्रंच, यानी मेरियाना, मेरियाना ट्रंच, ठीक है, ट्रंच, इसको आप लोग लिखेंगे, हम बोलते चलते हैं। और देखिए इसी को हम लोग चैलेंजर डीप भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि 12 किलोमीटर के आसपास का ये मामला है इसका, है ना, डीपेस्ट पॉइंट। अटलांटिक ओशियन पे हमारा आता है प्यूर्टो रिको, डीपेस्ट पॉइंट अटलांटिक ओशियन कौन सा है, प्यूर्टो, प्यूर्टो रिको, ठीक है। इंडियन ओशियन का कौन सा भैया हमारा, जावा ट्रंच, या फिर इसको हम लोग सुंडा ट्रंच भी बोलते हैं, जावा या फिर, जावा या फिर सुंडा ट्रंच, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुंडा गर्त करके बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। और जो दक्षिणी महासागर का है इसको सैंडविच ट्रंच बोलते हैं, सैंडविच, सैंडविच गर्त, है ना, सैंडविच गर्त, ठीक है। और जो हमारा आर्कटिक ओशियन है इसको में बोलते हैं मेलोय डीप, इसका भाई डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मेलोय डीप, मेलोय डीप, ठीक है, ओके। ये तो हो गया हमारा मतलब इसको डीप के डेप्थ के आधार पे, सबसे ज़्यादा गहरी डेप्थ पैसिफिक ओशियन की है, फिर अटलांटिक ओशियन की है, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन, ऐसे ये हो गया हमारा, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग लैटिट्यूड के बारे में, जो कि पृथ्वी पे जब हम लोग उसका वर्णन करते हैं, पृथ्वी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। अक्षांश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग क्या, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स बोलते हैं इनको। अब देखो भाई, आपने कभी ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब कैसा होता है, ये गोल होता है, ठीक है। ग्लोब पर जितने भी हमें पॉइंट्स दिखते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ कहीं भी कोई हमें पॉइंट दिखेगा अगर, तो वो सारे के सारे पॉइंट हमें क्या कहलाएंगे, लैटिट्यूड पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट से होकर बनने वाले जो सर्कल्स होते हैं या फिर जो बनने वाली लाइन्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन। जैसे मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट सिंगल पॉइंट, इसका नाम हो गया क्या भाई, लैटिट्यूड पॉइंट, है ना, इसका नाम हो गया लैटिट्यूड, ठीक। अच्छा अगर इसी पॉइंट से कोई रेखा चली जाए सीधा निकल करके, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब ये रेखा जा करके आगे मान लो सर्कल बना दे रही है, दोबारा से इसी पॉइंट पे आ जा रही है, तो भाई सर्कल बन जाएगा हमारा वो, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं कि कितने लैटिट्यूड पॉइंट्स होते हैं और कितने लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं टोटल अर्थ के पास, ठीक है। देखिए हमें सभी को पता है कि अर्थ के पास एक इक्वेटर लाइन होती है, 0 डिग्री रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री रेखा। इसके पास मान लीजिए एक सेंटर है हमारे पास, अर्थ के पास एक क्या भाई, मान लो एक सेंटर है, ठीक है। अच्छा अगर इस सेंटर से मान लो हम लोग कुछ एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के हमने कुछ लाइन खींचा और ये कुछ थीटा एंगल इससे बना रहा है,
ठीक है, कितना एंगल बना रहा है भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और फिर समझने में आसानी होगी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी इसको। देखो ओके, ठीक है, देखो एक ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसका एक ये लैटिट्यूड पॉइंट है 0 डिग्री वाला, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। अभी देखो, देखो भाई, जो मान लो हमने कोई अर्थ में एक पॉइंट ले लिया, मान लो हमने लैटिट्यूड ये ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लैटिट्यूड अर्थ से कितने डिग्री पे है? तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करते हैं पहले, ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि यहाँ का थीटा कितना है। जो यहाँ का थीटा आता है, एंगल जो आता है, वही हम लोग इस लैटिट्यूड पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल आया, अब एक लाइन मान लो, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसका भी एक प्रॉपर एंगल होगा जो कि इस पहले वाले से बड़ा होगा, ठीक। एक हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया नॉर्थ पोल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक, एक सीधा लाइन खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये जो एंगल होगा कितना होगा भाई, ये तो पूरा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तभी तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है ना, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, ऐसे तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट किस काम में आते हैं? मान लो ये पॉइंट आपका जो है यहाँ से ये जो पॉइंट है आपका, ये इस जगह से आपका 23.5 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है भाई? 23.5 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट से होकर जाने वाली जो ये मान लो रेखा है, जो इसको चारों तरफ से पूरा गोल करके कवर करेगी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोल देते हैं, क्योंकि ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ना। ऐसे ही क्या होता है कि एक पॉइंट हम लोग नीचे ले लेते हैं 23.5 डिग्री पे, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर पे, तो क्या हो जाता है भाई, वो मकर रेखा बन जाती है ना, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो ऐसे ही हम लोग पता करेंगे कि अर्थ के पास कितनी ये पॉइंट्स होते हैं, लैटिट्यूड पॉइंट्स होते हैं, और कितने लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पहली बात तो अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ इस 0 डिग्री से लेकर के ऊपर हम लोग कितना जा पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना जा पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर 90 डिग्रीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी 0 डिग्री से लेकर के मान लो यहाँ पे हमारा एक साउथ पोल है, ठीक, साउथ पोल भाई हमारा यहाँ पे होगा 90 डिग्री वाला, तो इस 0 डिग्री से लेकर के ये पूरा 90 डिग्री तक का कवर करने पर हमारा क्या मिल जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। अच्छा, आप हमें बताएं भाई कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स सारे के सारे हैं, इन कितने पॉइंट्स हैं, ये कितने पॉइंट्स हैं, है ना। तो हम कहेंगे भाई कि देखो 0 डिग्री से लेकर के आप जब साउथ पोल तक जा रहे हो तो यहाँ टोटल 90 पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, जिनको हम लोग 1-1 डिग्री पे अगर मान के रखते हैं तो 90 पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। ऐसे ही ऊपर जो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर भी 90 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो टोटल कितने पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे जा करके? ध्यान देना, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे? 90 नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले और 90 साउदर्न हेमिस्फीयर वाले। और भी कुछ है क्या? हाँ भाई, और भी कुछ है क्या कि 0 डिग्री वाला जो लाइन है, ये वाला, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में क्या है भाई? ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी एक जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल लैटिट्यूड पॉइंट्स कितने आ जाते हैं? टोटल लैटिट्यूड पॉइंट्स कितने आ जाते हैं हमारे पास? 181 आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, टोटल लैटिट्यूड पॉइंट्स कितने आते हैं हमारे पास? 181। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन पूछता है लैटिट्यूड पॉइंट्स का, और दूसरी बात पूछता है कि टोटल लैटिट्यूड लाइन्स कितनी है, ठीक है। अब देखना टोटल लैटिट्यूड लाइन्स कितनी है। अब देखो भाई एक बात को, अच्छा मान लो जैसे 0 डिग्री वाला है हमारे पास ये पॉइंट है, तो क्या इससे सर्कल बन सकता है? हाँ भाई, सर्कल बन सकता है, घूम करके धरती के पीछे से फिर दोबारा से एक क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे करके सर्कल बना देगा, ठीक। ऊपर 23.5 डिग्री पे है, वो भी सर्कल बन जाता है, ऊपर भी है, वो भी सर्कल बन जाता है ना। ऐसे मान लो इस पॉइंट पे है, ठीक, तो ये भी क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो बेसिकली सर्कल एक लैटिट्यूड लाइन ही तो है ना, उसी को कर्व करके खूब दूर से घूम घाम के, है ना, इमेजिनरी लाइन्स तरीके ये आती हैं। तो इस तरह कितनी लाइन्स बन सकती हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हर एक पॉइंट क्या करता है? एक लैटिट्यूड लाइन निकालता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने पॉइंट है? टोटल 181 पॉइंट्स है, ठीक है। तो टोटल 181 लैटिट्यूड लाइन्स निकलनी चाहिए थी, टोटल 181 लैटिट्यूड लाइन्स, है ना, निकलनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, आप गौर से देखेंगे तो 90 डिग्री वाली जो लाइन है, यहाँ पर एकदम छोटा सा डॉट बन जाता है। भाई कहाँ घुमा दोगे, कितना बड़ा घुमा दोगे? ऐसे साउथ पोल पे कितना घुमा दोगे? बिल्कुल 0 रेडियस वाला सर्कल बनता है वहाँ पर, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये दोनों लाइन्स बन ही नहीं पाती हैं भाई। होना तो यही चाहिए था कि एक लैटिट्यूड पॉइंट से एक लैटिट्यूड लाइन बनेगी, बट जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला जो नॉर्दर्न पोल है और जो साउथर्न पोल है, वो दोनों सर्कल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, जिसके चक्कर में 2 लैटिट्यूड लाइंस माइनस हो जाएंगी इसमें से, और हमारे पास 179 मैग्नीट्यूड में क्या बचेगा? लैटिट्यूड लाइंस की संख्या बचेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान देना भाई कि जो 2 लैटिट्यूड लाइंस होती है, मान लो हमने एक लैटिट्यूड लाइन ये ले ली जा करके, ठीक है,
और एक लैटिट्यूड लाइन हमने ये ले ली जा करके, ठीक। तो दो लैटिट्यूड लाइन्स के जो बीच की दूरी होती है, जो सेंटर पॉइंट से दूरी आ रही है, तो दूरी आ रही है, ये भैया हमेशा बराबर होती है। चाहे आप यहाँ दोनों ले लें, चाहे आप इन दोनों के बीच में ले लीजिए, 0 डिग्री वाले में और 1 डिग्री वाले में ले लीजिए रह करके, ठीक है। ये हमेशा भैया 111 किलोमीटर की होती है, 111 किलोमीटर्स की होती है, ठीक है, ध्यान देना। और जैसे आप देखेंगे भाई, दो लेटिट्यूड लाइन है, एक ये लेटिट्यूड लाइन, एक ये वाली लेटिट्यूड लाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक एरिया, ये जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, ठीक, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम लोग बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं इसको भाई हम लोग? जोन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इस एरिया को हम लोग जोन बोलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा लैटिट्यूड लाइंस के बारे में, कि हर एक पॉइंट से, मतलब धरती पर हर एक पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट लैटिट्यूड पॉइंट होता है हमारा, और उस हर एक पॉइंट से लैटिट्यूड लाइन बनाई जा सकती है, सिवाय नॉर्दर्न पोल को और साउदर्न पोल को छोड़ करके, ठीक है। इस तरह से टोटल हमारे पास लैटिट्यूड पॉइंट 181 आए और टोटल लैटिट्यूड लाइंस 179 है। ये एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर लिया जाए कि भाई मेजर लैटिट्यूड लाइंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहले हटाते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम आशा करते हैं कि आपको लैटिट्यूड लाइंस के बारे में काफ़ी कुछ पता हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आज आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोगों के डाउट होते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, है ना। ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए भाई ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये ऐसे है ना, और ये नीचे हमारी मकर रेखा है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली और नीचे वाली कैप्रिकॉर्न, है ना, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, ये 23.5 डिग्री की है, 23.5 डिग्री की है, ठीक है, और ये भी 23.5 डिग्री की है। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ हो जाता है। यहाँ पे ऊपर टॉप पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे नीचे साउथ पोल है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको पार्ट में बांट लेते हैं, और एक और हम लोग यहाँ पे खींचेंगे 66.5 डिग्री का, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाले में 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब भैया इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप ये वाला जोन देख रहे हैं, ये कौन सा भैया, ये नॉर्थन 23.5 डिग्री से साउथर्न 23.5 डिग्री के बीच का जो आप जोन देख रहे हैं ये वाला, भाई इसको हम लोग जोन ही बोलेंगे क्योंकि दो लाइंस के बीच का हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये जो आप जोन देख रहे हैं ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन जो होता है यहाँ पर सूरज का प्रकाश क्या पड़ता है भाई, सीधा पड़ने लगता है। कैसे? धरती जो हमारी होती है, जो हमारी अर्थ होती है, इसका मोशन ऐसा होता है कि इन पॉइंट्स पर सूरज का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है, जिसके चक्कर में ये दोनों पॉइंट, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का पॉइंट जो होता है ये वाला, ये कैसा होता है, कस के गर्म हो जाता है ना। इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग इस जोन को, इस एरिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, उष्ण कटिबंधीय जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंध जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ये आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे, ठीक, उष्ण कटिबंध जोन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक, हिंदी में। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ये जो ऊपर का आप एरिया देख रहे हैं ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, मतलब 23.5 से 66.5 नॉर्थ या फिर 23.5 से 66.5 साउथ का एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश जो होता है वो डायरेक्ट पड़ नहीं पाता है, डायरेक्ट नहीं पड़ पाता, मतलब हल्का फुल्का रहता है, डायरेक्ट नहीं पड़ पाता है, तो इतनी हीट वहाँ नहीं होती है, जिसके चक्कर में यहाँ ठंडा बना रहता है मौसम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण कटिबंध, मतलब शीतोष्ण जोन। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं इसको, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये ऊपर वाला है भाई, ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से पूरा नॉर्थ तक का, ऊपर टॉप तक का एकदम, ये कितना, इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इसको बोलेंगे पोलर जोन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोलर जोन, है ना, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीय कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। भैया ध्यान दीजिएगा इसको, देखो जो 66.5 डिग्री आपका ये नॉर्थ वाला ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और जो 66.5 डिग्री साउथ वाला है ये, इसको हम लोग भाई क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक,
अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया यहाँ पे। तो ये जो आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और ये पोलर जोन वाला है, ये सब इसी का मामला है। देखिए जहाँ पे क्या होता है भाई, जो ये वाला जो एरिया है ये इतना ज़्यादा गर्म होता है, इसके चक्कर में यहाँ पे इवेपोरेशन होता है और कस के बारिश भी होती है इसी एरिया में, है ना। और जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ बारिश वगैरह बहुत कम होती है, यहाँ पर ठंडा ही पड़ा रहता है, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ सूरज है भाई। ठीक है, तो सूरज भाई ये जो पॉइंट होता है सीधा होता है, ये सीधा होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हीट कस के यहाँ पड़ती है और पूरा यहाँ मतलब कस के बारिश वगैरह होती है, जिसके चक्कर में जंगल वगैरह यहाँ होते हैं और अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत सारे जानवर, जैसे अमेजोन जंगल को आप देख लें वहाँ पे, तो अमेजोन जंगल हमारा यहीं पे है ना। अच्छा, फिर जो लाइट का प्रकाश होता है आपको पता है वायुमंडल के चक्कर में क्या होता है, हल्का सा टिल्ट होकर के निकल जाता है इधर, और इधर तो बहुत ही कम पहुँचता है। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई दूरी बढ़ गई, हालांकि दूरी वूरी का मतलब नहीं होता है। जब यहाँ 15 करोड़ किलोमीटर से प्रकाश यहाँ तक पहुँच जा रहा है, तो ये डेप्थ क्या बहुत ज़्यादा होगी क्या यहाँ वाली, ऐसा तो है नहीं। ये होता है कि ये जो आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है उसके चक्कर में लाइट क्या हो जाती है, लाइट भाई हमारी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, है, लाइट बेंड हो जाती है और बेंड होकर के उतना अच्छे से नहीं पड़ पाती है ऊपर पोलर जोन पे या फिर जो है आपका टेम्परेट जोन पे, कि अच्छे से वहाँ पे हीट जनरेट हो पाए। ठीक, जिसके चक्कर में वहाँ पे ठंडी होती है। ठीक, तो देखेंगे भाई हम लोगों ने क्या देखा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस बार के प्रीवियस ईयर में मतलब आया है, नाम नहीं लेंगे एग्जाम का हम। ठीक, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त जो होता है, जैसे हमारी कर्क रेखा हो गई तो ये हमारा आर्कटिक वृत्त हो गया जा करके। अच्छा, इसी तरह से मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसके बीच का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं या फिर टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक, 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक और 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग पोलर कटिबंध बोलते हैं या पोलर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, इक्वेटर जो भाई हमारी होती है वो 0 डिग्री से साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर क्या होता है भाई, आप गौर से देखो जो हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री है ना, इससे अगर चाहे साउथ पोल की तरफ जाओ चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, है ना, होता क्या है कि सूरज से दूरी बढ़ती है या फिर ऐसे बोले हम लोग कि लाइट बेंड ज़्यादा हो जाती है, जिसके चक्कर में तापमान हमारा होता है कम होता चला जाता है। ठीक, ट्रॉपिकल जोन में तापमान सबसे अधिक होने का कारण यही है कि भाई वहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ती है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवर है, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, सब यहीं पर जन्म लेती हैं। ठीक, अच्छा ओके, और हमने क्या पढ़ा अभी, दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी सारी बात लैटिट्यूड लाइंस के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, है ना, देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोग देशांतर बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई देशांतर होते क्या है, ध्यान देना। जैसे लैटिट्यूड लाइंस थी उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं, जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जो नॉर्थ पोल को, किसको भैया, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। जैसे एक तो सीधी लाइन हो गई जाकर के ऐसे, एक हो सकता है ऐसे लाइन हो डायरेक्ट जोड़ इधर, और एक इधर हो, ऐसे ही एक इधर हो, है ना भाई, गोल गेंद तरीके है धरती अपनी देखा जाए तो ग्लोब में। तो वहाँ पे होता क्या है कि लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड लाइंस आपकी ऐसी होती हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान देना भाई, देखो हमारा 0 डिग्री तो भाई ये लाइन होती है, 0 डिग्री लाइन ये वाली होती है ना। ठीक है, अच्छा देखो ये जो बीच का जो आप एरिया देख पा रहे हो, दो लैटिट्यूड लाइन के जो बीच का एरिया देख पा रहे हो, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं गोर, गोर बोलते हैं, गोर। ठीक है, अच्छा वहाँ पे इसमें लैटिट्यूड वाले में हम लोग क्या बोलते थे, जोन बोलते थे, है ना, कटिबंध बोलते थे, और यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोर बोलेंगे। ठीक, अभी देखेंगे कि आप जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जब आप आते हो, ठीक है, जब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आते हो तो होता क्या है कि ये जो दो लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये दो लैटिट्यूड लाइंस आप देख रहे हो, ये वाली लैटिट्यूड लाइंस, इनके बीच की डिस्टेंस देखो आप गौर से, ये बढ़ती चली जाती है और बढ़ करके सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे हो जाती है, 0 डिग्री पे हो जाती है, फिर नीचे जाने पर ये फिर घटना शुरू हो जाती है ना। तो ध्यान देना इस बात को कि दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी पोल पर निम्नतम होती है और इक्वेटर तक आते आते ये अपनी मैक्सिमम दूरी मतलब बना लेती है। और मैक्सिमम दूरी होती कितनी है, ये होती है
111.3 किलोमीटर्स की। और न्यूनतम कितनी होती है पोल्स में भैया? 0 किलोमीटर की होती है, कि शुरुआत ही वहीं से हो रही है ना, 0 किलोमीटर की होती है। अच्छा, अब जाने ली बातें और क्या क्या है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? ठीक है, देखो भाई देशांतर रेखा करती क्या है वास्तव में। जैसे मान लो हमने एक देशांतर रेखा खींची 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे उसमें डिग्रियां होती थी, ऐसे ही देशांतर रेखाओं में भी डिग्रियां होती हैं। जैसे नॉर्थ पोल है ना, और ये साउथ पोल है। ठीक, तो ये 0 डिग्री अगर हम खींचे लाइन देशांतर रेखा, तो ये क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और ये यहाँ पे ऐसे आएगी। इट इज़ 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर है ना, ध्यान रखना, 0 डिग्री देशांतर है ये। देखो भाई, जो ये आधा आप हिस्सा देख रहे हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये हाफ इधर का और ये हाफ इधर का, इसको बीच से अलग अलग कर देती है। आगे वाले को हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पूर्वी गोलार्ध, है ना, गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा हिस्सा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की जो ये जो सेंटर लाइन अगर इसको माने हम लोग, तो इधर से इधर देखा जाए तो 179 लाइंस होती हैं। 179 क्या होते हैं भाई? ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं देशांतर रेखाएं। और इधर भी हमारी 179 लाइंस होती हैं, 179 लाइंस होती हैं इधर की भी। ठीक है, तो अगर हम लोग कुल देशांतर रेखा देखा जाए, कुल देशांतर रेखा देखा जाए भाई, तो 179 प्लस 179 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 358, है ना। लेकिन देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री जो लाइन है, उसको अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे भाई, देखो हमने क्या करा, ये स्ट्रेट लाइन ये वाली 0 डिग्री, देखो भाई 169, ये 179 कैसे हैं पता है? एक ऐसे भी है, सॉरी स्ट्रेट नहीं बन पा रहा है, एक हो गया इधर, ये 2 हो जाएगा, ऐसे ये 3 हो जाएगा, ऐसे करते होते करते होते करते होते करते ये 179 पे लास्ट पहुंचता है एकदम, है ना। ऐसे इधर भी 179 है टोटल, लंबी लंबी लाइंस। ठीक, अब होता क्या है कि हम लोग इधर की तो 179 ले लेते हैं, लेकिन 0 डिग्री वाली देखो, ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये वाली 0 डिग्री लाइन, और 0 डिग्री के जस्ट बैक साइड अगर हम लोग चले जाए पीछे, तो इसी को नाम पलट करके हो जाता है 180 डिग्री लाइन। क्या मतलब भाई? 180 डिग्री लाइन हो जाता है, इसी का नाम पलट करके 180 डिग्री लाइन। अगर फ्रंट से देखेंगे तो इसका नाम 0 डिग्री, पीछे से देखेंगे तो 180 डिग्री लाइन। अगर हम लोग इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेंगे साथ में, तो कितना हो जाएगा? 2 और इंक्लूड कर लेंगे भाई, तो हमारी टोटल 360 लाइन्स हो जाएंगी, है ना। ये किस में हो जाएगा भाई? हमारी देशांतर रेखाओं में ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ स्पेशल जो लाइंस होती हैं देशांतर रेखा कौन कौन सी होती हैं, किस काम में आती हैं। तो इस स्लाइड को हम लोग हटाते हैं यहाँ से और देखेंगे सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा सबसे इम्पोर्टेंट देशांतर रेखा। ठीक है, ऐसे ही हमारी रेखा होती है, ऐसे 180 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है हमारे पास एक। ठीक, तो देखो 0 डिग्री प्लस समझते हम लोग, फिर 180 डिग्री समझेंगे। 0 डिग्री में क्या है भाई? देखना, देखो होता क्या है कि मान लो जैसे ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है। ठीक, इसके इधर भाई पूर्वी गोलार्ध है, नो डाउट, इसके इधर दक्षिणी गोलार्ध है, हम लोगों ने पीछे देखा था। ठीक, तो होता क्या है कि इधर अगर हम लोग इस 0 डिग्री के अगर हम लोग इधर जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तो जो हमारा टाइम होगा, जो हमारा टाइम होगा, ये क्या होगा भाई? ये डिक्रीज होगा। ये क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, नेगेटिव साइड जाएगा इसका। और अगर हम लोग इधर जाएंगे तो क्या होगा? टाइम हमारा यहाँ क्या होगा? इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे अगर हम लोग देखें कि इसी लाइन को हम लोग GMT लाइन बोलते हैं, GMT लाइन बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी लाइन नापी जाती है वो बेसिकली इसी से नापी जाती है ना। अब इसको देखेंगे हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच टाइम से इससे कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है भाई, 5.5 घंटा आगे है ना। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि 5.5 घंटा आगे या कोई भी देश कितना आगे है ना भाई? मान लो यहाँ पर समय 12 बज रहा है, मान लो 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, तो उस समय इंडिया में कितना बजता होगा, या पाकिस्तान में कितना बजता होगा, या फिर चीन में कितना बजता होगा, या फिर इसके इधर कितना बजता होगा, हम लोग कैसे जानेंगे?
देखो इसको जानने के लिए हम लोग करते क्या है कि भाई हमें पता है कि जो हमारी धरती है वो 24 घंटे में क्या करती है, 360 डिग्री चक्कर पूरा घूम घूम जाती है ना, 360 डिग्री घूम जाती है। ऐसे अगर इसको हम लोग 1 घंटे में देखें, 1 घंटे में कितना घूमेगी, इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा 15 बार में, ये 15 डिग्री घूम जाएगी 1 घंटे में। ठीक। अच्छा अगर हम लोग देखें 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम रही है, ऐसे ही 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 1 डिग्री घूमने में अगर आप देखोगे 15 चौक को 60, 4 मिनट का समय लेगी। 1 डिग्री घूमने में कितना भैया, 4 मिनट का समय, है ना। मतलब कि कोई भी देश अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री आगे होगा इधर, तो पक्का उसमें 4 मिनट एक्स्ट्रा ऐड होगा। ठीक। अच्छा अब जैसे हमारी इंडिया है, हमारा इंडिया भाई वो कितना आगे है इससे, उसमें अभी उस हिसाब से देखा जाए तो मैं 5.5 घंटा ये आगे चल रहा है, मतलब उसके हिसाब से कुछ डिग्रीज भी आगे होगा ये, है ना। आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री कितना हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपको अगर हम मोटा मोटा बता दें तो 5 घंटा हो गया जा करके हमारा 5 × 30 300 और 330 330 मिनट, है ना। 330 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, इसको 330 अपॉन कर लेना, यहाँ से x निकाल लेना, इन दोनों को कैलकुलेट करके आपका डिग्री निकल आएगा कितना डिग्री है ये, है ना। ठीक। इसको काटेंगे तो 8 चौक 32 8, है ना, और 8 दूनी और 0.5 इतना डिग्री आगे है 0 डिग्री से। मतलब हमारी जो इंडिया का जो मीन टाइम लाइन गई हुई है वो 82.5 डिग्री गई हुई है, आपको पता होना चाहिए आपको, है ना। अच्छा ऐसे ही जो हमारी देखा जाए 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो तीनों लाइनें हैं भाई, ये ध्यान रखना आप, ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी, 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, तीनों किससे गुजरती हैं, एक ये अपने अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक। और हमने इसलिए ये बात बताई क्योंकि इसी महाद्वीप से 0 डिग्री लाइन भी गुजर जाती है भाई। ठीक है, 0 डिग्री लाइन भी इसी महाद्वीप से गुजर जाती है। और ध्यान देना कि 0 डिग्री लाइन कौन कौन से अपने कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले 0 डिग्री लाइन को अगर हम देखें हम लोग तो ये यूरोप से गुजरती है, यूरोप। ठीक है। फिर अफ्रीका से, अफ्रीका भी कवर करती है ये, और साथ साथ हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन यहाँ से गुजरती है। ठीक। ओके अच्छा और इम्पोर्टेंट बात हम लोग देखें अगर तो हाँ कि जैसे मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया यहाँ से कर्क रेखा आती है सेंटर से। ठीक। तो कर्क रेखा से हो करके 2 बार कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली जो एक नदी है उसका नाम माही नदी है। क्या नाम है भाई, माही नदी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ध्यान देना वो माही नदी काटती है। ठीक है, इंडिया की माही नदी। ओके अब हम लोग देखेंगे 180 डिग्री देशांतर के बारे में। 180 डिग्री देशांतर होता क्या है। ठीक। देखो 180 डिग्री देशांतर जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाता है। अभी तक हमने आपको जो भी लाइंस पढ़ाई हैं, चाहे जो 0 डिग्री देशांतर हो, चाहे वो जो आपकी ये अक्षांश वाली जो सारी लाइनें हो, ये सारी की सारी लाइनें सीधी होती हैं। लेकिन ये जो आपकी 180 डिग्री देशांतर लाइन बनी हुई है, ये जो देशांतर लाइन बनी हुई है 180 डिग्री वाली, ये जिगजैग बनाई गई है। ये कैसी बनाई गई भाई, जिगजैग बनाई गई है। क्यों, क्योंकि देखो हम आपको बताते हैं नई स्लाइड से चल के देखो ये जो लाइन है ये कुछ जिगजैग बनी हुई है, ये कुछ ऐसे है 0 डिग्री 180 डिग्री, है ना, देशांतर रेखा। ठीक है, इसके इधर और इधर 2 तरह के। अब देखो अगर आप तो आपको 0 डिग्री से हम दिखा रहे थे, 0 डिग्री वाले के इधर क्या था, इधर हमारा था पूर्वी गोलार्ध और इधर क्या था, पश्चिमी गोलार्ध था। लेकिन अभी 180 डिग्री है, 180 डिग्री क्या होता है भाई, 0 डिग्री के अपोजिट होता है। जैसे मान लो भाई गेंद है हमारे पास ये गोला, तो अगर हम लोग इस लाइन को 0 डिग्री माने, इधर वाली लाइन को इतना 0 डिग्री माने, तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ये वाला। तो इधर वाले के लिए अगर हमारा राइट साइड में पूर्व है, तो 180 डिग्री वाले के लिए लेफ्ट साइड में हमारा पूर्व हो जाएगा, ये यहाँ पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। और इसकी तरफ इधर अपोजिट साइड में पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जैसे अगर देखें हम लोग कि पश्चिमी गोलार्ध में अगर मान लो आज को 20 जनवरी है, ठीक, तो इधर पूर्वी गोलार्ध में एक दिन बढ़ करके होता है, 21 जनवरी हो जाता है।
ठीक है, ये ध्यान देना, ये जो आपकी 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये क्या करती है, डेट चेंज कर देती है ये, है ना। इसके इधर वाले की डेट एक दिन पहले की, इसके इधर वाले की डेट एक दिन आगे की। ठीक, अब देखो ध्यान देने वाली बात भैया ये है कि इस लाइन को जिगजैग क्यों बनाया गया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा जिगजैग है, हमें पता है, क्योंकि अगर ये मान लो अगर हम लोग इसको सीधा खींच दें, है ना, अगर हम लोग इसको सीधा खींच दें तो पक्का है भाई ये किसी ना किसी देश से होकर के या फिर किसी ना किसी द्वीप से होकर के, जैसे मान लो ये एक ये बॉडी है, ठीक है, स्थल पॉइंट है इसका, ठीक, तो मान लो हमने इसको यहाँ से गुजार दिया बीच से, तो होगा क्या कि ये मान लो कोई देश है, मान लो एक्स देश ये वाला है, ठीक, तो एक ही देश में इधर का पोर्शन में डेट अलग होगी, इधर के पोर्शन में डेट अलग होगी, जो कि गलत है, मतलब सही नहीं है अपने आप में। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको लैंड मास से होकर गुजारते ही नहीं है, हम लोग इसको क्या कर देते हैं, साइड से निकाल देते हैं महासागरों से होते हुए, ताकि उसके इधर का पोर्शन अलग रहे, इसके इधर का पोर्शन अलग रहे। बात समझ में आई। इसको जिगजैग होने के पीछे का मेन कारण यही है कि एक ही द्वीप या एक ही देश में दो डेटे ना हो, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जिगजैग कर देते हैं 2 तारीखों से बचने के लिए। ठीक, अच्छा भाई इसमें अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो टाइम जोन होते हैं, टाइम जोन आप सुने होंगे, देखो इतना बात तो इसमें हो गया, जो इंपॉर्टेंट बात था हमारा बताने वाला ये तो हो गया, ठीक है। अब जो हमारा टाइम जोन है, टाइम जोन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि टाइम जोन होते क्या है, तो देखो टाइम जोन भी कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है, टाइम जोन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो भैया है वो फ्रांस में। फ्रांस में कितने हैं भैया, वो है 12 जोन, 12 जोन, ये फर्स्ट पे आता है भैया, है ना, टाइम जोन के मामले में फ्रांस। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे हमारा रशिया है, रशिया है, इसमें कितने जोन आते हैं, 11 जोन आते हैं, 11 जोन आते हैं, ये हमारा सेकंड नंबर पे है ना, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड नंबर पे है। भाई इसको नोट करते चलना साथ में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको हम बताते चल रहे हैं, ठीक, समझते चलिएगा, कॉन्सेप्ट जो आएंगे समझते चलिएगा और साथ साथ इनको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग का जो बेसिक था वो बेसिक क्लियर हो चुका है, ठीक। अब हम लोग अगले चैप्टर बढ़ेंगे जो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। देखो मोटा मोटा देखो फटाफट से कि पृथ्वी की अगर हम लोग एक स्लाइस निकाल लें तो स्लाइस में कैसे क्या सब चीज़ें दिखती हैं। देखो भाई ये हमारी अर्थ की एक स्लाइस है, ठीक है, ये स्लाइस है, ओके। अब देखो यहाँ 3 पार्ट होते हैं, इसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या भाई, एक हमारा स्थल मंडल होता है, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भूपर्पटी या फिर क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट, और ये मेंटल, और ये वाला भैया क्या होता है, एक कोर होता है, ठीक। कोर को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इनर कोर आउटर कोर में। ये ऊपर वाला जो है आउटर कोर हो जाता है वो सी, और अंदर वाला इनर कोर होता है। खास बात क्या होती है दोनों के बारे में कि अंदर वाला भाई सॉलिड होता है ये, है ना, आउटर वाला लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बात की बातें हैं। देखो भाई देखो जो क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री का भी कुछ नाम है। मेंटल और कोर, इन दोनों को भी कोई एक बाउंड्री अलग कर रही है, इस बाउंड्री का भी कोई नाम है। इन्हीं को एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो एग्जाम में पूछता है आपका सीधा सीधा कि भाई भूपर्पटी, क्रस्ट या मेंटल को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, है ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। ऐसे ही इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग, क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता, असंबद्धता, इसको गुटेनबर्ग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो भी है, ठीक। और इनर कोर को आउटर कोर से अलग करने वाली लाइन का नाम भी इन लोगों ने रखा है, इसका नाम है लेहमैन, लेहमन होता है ना, आई थिंक लेहमन होता है, लेहमन असंबद्धता। आप लोग चेक कर लेंगे लेहमन होता है कि लेमैन होता है, अभी क्लियर नहीं इसको, ठीक है। अच्छा देखिए क्रस्ट में क्या होता है, क्या चीज़ पाई जाती है, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे होते हैं, क्रस्ट के ऊपर हम लोग खेल रहे होते हैं, खड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, रहते हैं, है ना। इसके क्रस्ट में हमें सिलिकॉन मिलता है, बहुत सारा सिलिकॉन और एल्युमिनियम,
एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कस के क्रस्ट में पाया जाता है। अच्छा, मेंटल में क्या पाते हैं हम लोग? सिलिकॉन यहाँ भी मिलता है, सिलिकॉन यहाँ भी मिलता है, और इसमें भाई क्या होता है? मैग्नीशियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, ठीक। सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, ठीक। और अंदर क्या होता है? इस पूरे कोर भर में देखा जाए तो हमारे पास निकल होता है और आयरन होता है। फे मतलब फेरस होता है, फेरस को हम लोग आयरन बोलते हैं, है ना, ठीक है। निकल 28 नंबर निकल, ओके। 26 नंबर फेरस अपना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए, जो हमारा आंतरिक कोर था भाई, ये तो हमारा सॉलिड था, इंटरनल वाला जो था, और ये आउटर वाला था, ये कैसा था? ये लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ओरिजिनल देखा जाए अगर, कि मोटाई भूपर्पटी कैसी है, भूपर्पटी की मोटाई कितनी है ओरिजिनली। तो वैसे तो भाई भूपर्पटी की जो मोटाई है, जो क्रस्ट की मोटाई है हमारी, ये 100 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी भाई? 100 किलोमीटर इसको माना जाता है। लेकिन होता क्या है कि इसे दो भाग में अगर हम लोग बांट देते हैं, तो एक तो 35 किलोमीटर का ऊपर हिस्सा निकल जाता है, जिसे हम लोग वास्तविक हिस्सा मानते हैं। जैसे हम लोग ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं टॉप पे, वो 35 किलोमीटर की मोटाई का है, ये 35 किलोमीटर की डेप्थ का है ना। और यहीं पे हम लोग रहते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक इसको ऊपरपट्टी की मोटाई माना जाता है, ठीक। 100 किलोमीटर को एक मतलब लेके चलते हैं टोटल, जो हमें अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में 35 किलोमीटर ही क्या है हमारी वो प्रॉपर्टी की मोटाई है, ठीक। अच्छा, ध्यान दें, जीरो से लेकर के अगर हम लोग 200 किलोमीटर तक जाएं अंदर, और थोड़ा अंदर जाएं, 200 किलोमीटर तक जाएं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग भैया स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थल मंडल कहते हैं, ठीक, स्थल मंडल कहते हैं, ओके। इसके बाद अगर हम लोग 200 जो हो चुका है, इसके बाद 100 किलोमीटर हम लोग और अंदर चले जाएं, 100 किलोमीटर और अंदर चले जाएं, तो 100 किलोमीटर अंदर जाने पर हमें क्या मिलता है? इतना जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन है, मतलब 200 से 300 के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम लोग दुर्बलता मंडल बोलते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, ठीक है, दुर्बलता मंडल, ओके, ठीक। दुर्बलता मतलब होता है भाई, आपको पता है दुर्बल है कोई चीज़, मतलब वीक है ना। अभी आप लोग इसके बारे में पूरा आगे अच्छे से पढ़ेंगे, और ठीक। अच्छा, 200 से 300 किलोमीटर का तो मामला हो गया आपका, दुर्मंडल मंडल उसको बोलते हैं, ओके। ये है आपके टोटल अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने क्या क्या बातें जानी इसमें, कि भूपर्पट्टी की वास्तविक मोटाई 35 किलोमीटर की है, ना कि 100 किलोमीटर की। स्थल मंडल टॉप से 200 किलोमीटर नीचे तक का है, 200 से 300 किलोमीटर में दुर्बलता मंडल पाया जाता है। भूपर्पट्टी पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, मेंटल पे सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है, कोर पे निकल और आयरन पाया जाता है, इनर कोर सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, ठीक। मेंटल में लावा भरा होता है कस के, और क्रस्ट में हम लोग रहते हैं, इसका टॉप वाले पोर्शन पे हम लोग इसके रहते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, जो क्रस्ट है भाई, कहीं कहीं पे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे से, और कहीं कहीं पे खाई है, तो वहाँ पर ये वेरी करती है। इसे लोग 35 किलोमीटर लोग लेते हैं ना, इसकी एवरेज ये मोटाई होती है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट डेटा आप लिख लेना। अच्छा, अगर देखा जाए तो यही इंपॉर्टेंट है इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के, ठीक। और मोह असमर्थता क्या होती है, कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि क्रस्ट को मेंटल से अलग कर देती है, ठीक। गुटनबर्ग असमर्थता क्या होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि मेंटल को कोर से अलग कर देती है। अच्छा, इनर कोर और आउटर कोर प्रॉपर, इन दोनों को सेपरेट करने वाली रेखा क्या नाम होता है भाई? लेमैन असमर्थता होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए नोट करते चलिएगा इसको, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब हम लोग आगे कुछ नया पढ़ेंगे चल के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुनामी के बारे में, कि सुनामी होती क्या है। देखिए, जो सुनामी है ना, जो सुनामी है, ये कहाँ से आया वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? सुनामी जो वर्ड है, ये जापान से आया है। ये कहाँ से आया भाई? जापान से आया है, ठीक। इसका मतलब होता है जापान में हार्बर वेव्स। कौन सी वेव्स? हार्बर वेव्स, हार्बर वेव्स। हिंदी में बोले तो इसको बंदरगाही तरंगे, बंदरगाही तरंगे। आपको पता ही है भाई कि वहीं से इसका नाम आया है, क्योंकि कॉमन सी बात है, जापान में सुनामी ज़्यादा आती है ना, ठीक है। अच्छा, सुनामी के साथ साथ और क्या है बात इसमें, कि जापान को हम लोग एक और नए नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं भूकंपों का देश, भूकंपों का देश। यहाँ भूकंप ज़्यादा आता है का देश बोलते हैं इसको, है ना। और आपने याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में क्लास 3rd 4th में, तो इसे हम लोग सूर्योदय का देश भी बोलते हैं, सूर्योदय का देश भी से हम लोग बोलते हैं जापान को,
है ना। तो जापान से ही सब कुछ मतलब बना है बेसिकली, है ना, ये सब नाम वगैरह और इसके कुछ टाइटल्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखिए, अब सुनामी जो है, इस सुनामी के आने के कारण क्या क्या होते हैं, क्यों आती है सुनामी, आखिर ऐसे कौन से भौतिक घटनाएं होती हैं जिनके चक्कर में सुनामी का जन्म होता है। तो देखिए, जो सुनामी होती है इसके आने के पीछे के दो मुख्य कारण हैं। पहला तो हम लोग अर्थक्वेक मतलब भूकंप से, है ना भाई, भूकंप पे, ठीक है। और जो दूसरा कारण है हमारा वो है ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से, ज्वालामुखी से। अब हमें ये देखना है कि भाई अगर हम सुनामी पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हम लोग भूकंप पढ़ लें और ज्वालामुखी पढ़ लें, तो हमें सुनामी का भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि वास्तव में सुनामी बनती कैसे है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इन दोनों कारणों के अलावा कुछ मेजर कारण भी होते, मतलब माइनर कारण भी होते हैं जिनके चक्कर में सुनामी आते हैं। जैसे कि पहले अगर मान ली कोई देश जो है नाभिकीय परीक्षण कर रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पर भूस्खलन हो गया, या फिर कोई उल्कापिंड वगैरह गिर गया अगर किसी कंट्री के ऊपर, ठीक है, तो होता क्या है कि वहाँ पर भी वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं जिनके चक्कर में भूकंप आते हैं, और भूकंप आएगी तो पक्का सुनामी आनी ही है ना। तो ये कुछ माइनर रीजंस होते हैं, बट मेजर रीजन जो है भूकंप और ज्वालामुखी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, नई स्लाइड हम लोग ले लेते हैं, लगे हाथ, और ठीक है, नई स्लाइड के इरेज कर रहे हैं। देखिए, भूकंप जो होता है, ठीक है, भूकंप ये जो होता है इसको पहले से प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूकंप को पहले से प्रिडिक्ट कर देती हैं, या कुछ ऐसी बातें हो जिनके चक्कर में, जैसे कई जगह कहते हैं लोग कि चूहे वगैरह निकलना शुरू कर देते हैं जो ज़मीन के अंदर के जानवर होते हैं, है ना। अच्छा देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमें देखने को मिलता है वो ये है भाई कि हमारे एटमॉस्फेयर में रेडान गैस जो होती है, रेडान गैस जो होती है इसकी मात्रा बढ़ जाती है अचानक से। अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में रेडान गैस की मात्रा अचानक से बढ़ी हुई पाते हैं तो होता भाई क्या है कि भूकंप आने का पहला संकेत होता है, ठीक। अच्छा, अब देखो भूकंप में क्या होता है, कैसे, क्या मतलब अंदर क्या इंटरनल चलता है। तो कुछ जैसे मान लो ये हमारा स्थल मंडल है, सॉरी इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं बढ़िया से। ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है। स्थल मंडल, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ओके। अब अगर नीचे देखें हम लोग यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा भूकंप जो होता है वो स्थल मंडल में, मतलब क्रस्ट वाले पार्ट में कहीं पर भी हो सकता है। वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, उसका जनरेशन किसी भी जगह पर हो सकता है। तो मान लो कि उसका जनरेशन यहाँ पे हुआ, भूकंप का जन्म यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इस जिस जगह पर भूकंप का जन्म होता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, या फिर केंद्र बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई इसको? केंद्र बिंदु। इस जगह पर भूकंप का जन्म होता है। अच्छा देखो, भूकंप जो होता है आपको पता होना चाहिए कि भूकंप एक वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है, ठीक है, एक वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो बहुत सारी वेव्स निकलती, मतलब वेव्स निकलती हैं इसके अंदर से, और वेव निकल करके यहाँ भी जाती हैं, इधर भी, और ऊपर ट्रैवल करती हैं, और मतलब सब हर दिशा में। तो उनको भाई हर दिशा में ट्रैवल करना है, उनको तो कोई रास्ता पता नहीं है। तो देखो ये जो लड़का खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वेव क्या करेगी कि यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर अटैक करेगी आकर के। अच्छा, यहाँ भी अटैक करेगी, ठीक, यहाँ पर भी अटैक करेगी, यहाँ पर भी अटैक करेगी। अच्छा आप देखो, हर मतलब सेम टाइम पर ये वेव सारी निकलती हैं। सबसे पहले अर्थ के टॉप पर कौन सी वेव पहुँचेगी? जो भाई कॉमन सी बात है, जो भाई परपेंडिकुलर होगी जा करके, जिसकी दूरी कम होगी, न्यूनतम दूरी होगी जा करके, है ना। तो वो वेव का पॉइंट टॉप पर जो कि सबसे पहले पहुंचता है इस बिंदु पे, भाई फोकस से निकला, सबसे पहले यहीं पर असर होगा जाकर के इसका। तो इसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी सेंटर, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अधिकेंद्र। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? ओके। तो ध्यान देना कि फोकस से निकला हुआ परपेंडिकुलर पॉइंट जो होता है वही सबसे पहले हमारे टॉप पर पहुंचता है।
ठीक है, जिससे हमें असर दिखना शुरू होता है। अब देखेंगे कि भूकंप आने पर जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ये जो आप तरंगे देख रहे हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान देना जो भूकंप आने पर जो भूकंपी तरंगे निकलती हैं बेसिकली 3 प्रकार की निकलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पी वेव, एक होती है एस वेव, एक होती है एल वेव। ठीक है, पी का मतलब होता है प्राइमरी, पी मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। ठीक, एस मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ठीक, और एल मतलब होता है भाई आपका लव वेव्स। क्या होता है एल का मतलब? लव वेव्स। ठीक, इसे लव नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम लव वेव्स पड़ गया है। ठीक, प्राइमरी वेव्स की क्या खास बात होती है? देखो, जब भूकंप आता है फोकस से शुरू होता है तो सबसे पहले निकलती हैं प्राइमरी वेव्स। ठीक, क्यों निकलती है सबसे पहले? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 6 से लेकर के 9 किलोमीटर तक ये प्रति सेकंड चलती हैं। हर एक सेकंड में 6 से 9 किलोमीटर चली जाती हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि भाई ये लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों जगह चल सकती हैं, जबकि सेकेंडरी वाली खाली हमारी सॉलिड में चल सकती है। और सेकेंडरी वाली की स्पीड जो होती है इससे कम होती है। कितनी कम होती है भाई? ये मान लीजिए 5 to 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है ना, 5 to 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब देखना, एक बात ध्यान देना, कोई भी वेव जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वो निकल जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक, बट कोई ऐसी वेव जिसकी स्पीड कम होती है तो वो अपना असर दिखाते हुए आगे बढ़ती है। इसी प्रकार की हमारी लव वेव है ये भी, है ना भाई। जो लव वेव जो होती है हमारी, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर के आसपास या फिर उससे भी कम होती है। 4 किलोमीटर से इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है ना, किलोमीटर पर सेकंड से कम होती है। इस चक्कर में क्या होता है कि, और साथ साथ पता है आपको कि ये जो वाली वेव होती है, जो प्राइमरी वेव होती है हमारी, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य पढ़े होंगे आप क्लास 9th वगैरह में। और ये अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ। ठीक, इतना समय नहीं है भाई कि अब इसको मतलब बताया जाए अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। ठीक, और जो लव वेव होती है ये साइनोसोडल वेव होती है, साइनोसोडल वेव होती है। मतलब ये साइन वेव के फॉर्म में चलती है, कुछ ऐसे से चलती है, ऐसे ऐसे करके चलती है। ठीक, आगे बढ़ती है। ओके, अच्छा देखो एक बात कि जो लव वेव होती है एल वेव्स, इसी वेव को हम लोग धरातलीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग? धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंग। क्योंकि ये जो तरंगे होती हैं ये धरातलीय, मतलब कि ये आपके टॉप पे चलती है, यहाँ टॉप पे ये चल सकती है, यहाँ पे चलने पे कैपेबल होती है ये वाली। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा डेंजर तरंग होती है ये वाली। क्यों? क्योंकि भाई ये चलती है धरातल पे है। तो ये भाई मान लो कि ये मेरा घर है, ठीक है, और ये एल वेव यहाँ से आई ऐसे चल करके, अब ये तो आगे बढ़ेगी भाई, जिस मोशन में ये है हर चीज़ को उसी मोशन में करेगी। तो अब ये क्या होगा कि मेरा घर इसी वेव के रिगार्डिंग कंपन करना शुरू कर देगा, है ना। और ये इतना धीरे है कि कंपन हम महसूस कर पाएंगे। जो ज़्यादा वाली होती है फटाक से चली जाती है बिना किसी नुकसान के। ध्यान देना, जो प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव है ये कोई नुकसान नहीं करती हैं। सबसे डेंजर जो होती है वो कौन सी होती है? एल वेव होती है। ठीक, मान लो भाई कि ये आगे गई, ठीक, आगे जाने के बाद होता क्या है, अब आगे यहाँ वाटर बॉडी है, मान लो समुद्र है आगे, तो ये जो वेव होती है ये इस स्थल से होते 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 अब ये समुद्र में उतर जाती है। अब जब समुद्र में उतर जाती है तो समुद्र के पानी को भी ये अप डाउन करना शुरू कर देगी। बस इसी कारण से क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो जाती हैं, और इन्हीं लहरों का नाम क्या होता है भाई? सुनामी होता है। तो समझ में आया कि सुनामी कैसे बनती है ना, भूकंप के थ्रू। तो भूकंप के थ्रू को सुनामी ऐसे बनती है। अब ध्यान देने वाली बात भाई क्या है कि इसको रिवीजन करते हैं फटाक से, कि जो भूकंप होता है वो एक अर्थ के स्थल मंडल में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना। स्थल मंडल किसी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसको हम लोग फोकस ऑफ द भूकंप कहते हैं, है ना, या फोकस ऑफ द अर्थक्वेक बोल सकते हैं। ठीक, और जाकर के जहाँ सबसे पहले परपेंडिकुलर पॉइंट पे जहाँ मिलेगा अर्थ के टॉप नॉच पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, और यहाँ सबसे पहले जो पहुंचेगा अधिकेंद्र कहलाएगा। ठीक, इस तरह से 3 वेव पहुंचती हैं। सबसे पहले कौन वेव पहुंचती है? प्राइमरी वेव पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये लिक्विड और सॉलिड दोनों जगह चल सकती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग की कैटेगरी में आती है। सेकेंडरी वेव जो होती है वो अनुप्रस्थ वेव होती है। ठीक, ये थोड़ा सा कम होती है प्राइमरी की अपेक्षा, लेकिन ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, बेसिकली हानिकारक होती ही नहीं है। ये खाली सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है। ठीक, जो लव वेव होती है नेक्स्ट वाली, वो
4 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम की स्पीड से चलती है और ये साइनोसॉइडल फॉर्म में चलती है, जो कि खतरनाक इसको बना देती है। और ये धरातल पे चल सकती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, धरातली तरंग कहते हैं। पी वेव, एस वेव और एल वेव, याद रखिएगा 3 प्रकार की वेव होती हैं। खतरनाक एल वेव होती है, इसका नाम लव नाम के साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अभी देखिएगा इसको आगे हम लोग और देखते हैं कि भाई अब देखिए जो भूकंप होता है, ठीक, इसने सुनामी तो पैदा कर दिया। अब हमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भूकंप, तो भूकंप के बारे में थोड़ा सा और डेटा हम लोग ले लेते हैं कि भाई जब अगर मान लो भूकंप आता है, भूकंप अगर मान लो आ गया धरती पे, तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो भूकंप के पैमाने को नापता है, मतलब बेसिकली भूकंप की क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ को नापता है ना। तो उस स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक बहुत ही फेमस यंत्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम है सेस्मेसोग्राफ। क्या नाम है भाई, सेस्मोग्राफ करते हैं इसको, सेस्मोग्राफ बोलते हैं भाई, है ना। और इसकी विधि को क्या बोलते हैं, सेस्मेसोग्राफी बोलते हैं। ठीक, अब जो सेस्मोग्राफ है, इसका नाम नहीं दुखा नहीं ले पा रहे हैं सही से, है ना। ये ठीक है, ये 3 तरह के यूनिट्स में नापता है इसको। सबसे जो फेमस यूनिट है वो है रिचर स्केल, RICHTOR स्केल, ठीक है। और सेकंड में मर्केली स्केल है, मर्केली स्केल, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। और तीसरी जो है वो है रोसीफेरल स्केल, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप पढ़ रहे हैं तो सब कुछ याद करते हुए चलेंगे। ठीक, ये क्या है, ये सेम उसी तरीके से हैं ये तीनों पैमाने, जैसे कि लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं। ठीक, या लिक्विड को मिलीलीटर में भी तौलते हैं, लीटर में भी तौलते हैं, किलोलीटर में भी तौलते हैं। सेम ऐसे ही भूकंप को रिचर में भी मापते हैं, मर्केली में भी मापते हैं और रोसीफेरल में भी मापते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो भूकंप की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा भूकंप धरती पर अगर देखे जाए तो किस जगह पर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा धरती पर कुल का तकरीबन 65% के आसपास, धरती पर टोटल आने वाले भूकंपों का तकरीबन 65% के आसपास जो भूकंप होते हैं वो आते हैं कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा भूकंप के बारे में इतना डेटा इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर, जो कि है ज्वालामुखी, क्योंकि भाई भूकंप से भी सुनामी आती है और ज्वालामुखी से भी सुनामी आती है। तो हम लोग पहले ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे वॉल्केनो या हिंदी में ज्वालामुखी। ठीक, ज्वालामुखी क्या होता है भाई, देखो ज्वालामुखी एक पर्वतनुमा स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक, जिसके टॉप से क्या होता है भाई, टॉप से यहाँ से लावा बाहर निकलता है, बेसिकली निकलता बाहर मैग्मा है, क्योंकि अभी आगे बात करेंगे मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है। ठीक, तो इसके ऊपर से एक लिक्विड नुमा बहुत ही हॉट लिक्विड बाहर निकलता है। ठीक, और ये आकर के यहाँ पे ठंडा होता है, ये सब कुछ घटनाएं होती हैं। अच्छा, जो देखो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा। एक तो पहला होता है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा होता है डेड वॉल्केनो और तीसरा होता है सुसुप्त वॉल्केनो, मतलब जो सो रहा है, कभी भी जाग सकता है। तो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, जब इसमें से लावा बाहर निकलता है, तो क्या प्रोसेस होता है उसके पहले और उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग अच्छे से। देखिए, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, और इसके अगर मान लीजिए एक्टिवेट होने वाला है तो सबसे पहले इसमें से हमारा वाटर वेपर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इसके टॉप पॉइंट से क्या निकलता है भाई, पहले निकलता है वाटर वेपर्स, जल वाष्प, वाटर वेपर्स, और साथ साथ यहाँ पर कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ गैस निकलती है। गैस में कौन कौन सी गैस हो गई हमारी भाई, जैसे हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, है ना, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी या नाइट्रोजन हो जाएगी। ये कुछ गैसें होती हैं जो वाटर वेपर के साथ में निकलती हैं सबसे पहले इनिशियल स्टेज में। ठीक, अच्छा, गैस और वाटर वेपर में किस रेशियो में निकलती हैं, ये भैया 9:1 के रेशियो में निकलती हैं।
मतलब कि हमारा 90% वाटर वेपर होता है, तो उसमें 10% हमारा क्या होता है, गैसेस निकलती हैं, ठीक है। और ध्यान दें इसमें कुछ कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी होती है, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होता है भाई, ये तो प्रोसेस हो गया। अब सेकंड क्या होता है कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के पदार्थ निकलते हैं बाहर इसके अंदर से। जैसे पहले अगर हम लोग देखें फर्स्ट पे वाटर वेपर हो गया, सेकंड पे देखेंगे अगर हम लोग तो पायरोक्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई, पायरोक्लास्ट, ठीक। पायरोक्लास्ट क्या होता है, ये पत्थर के बड़े टुकड़े होते हैं, पत्थरों के बड़े टुकड़े, ठीक, टुकड़े होते हैं, टुकड़े, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट। ये देखो गर्म नहीं होते हैं, ये पत्थर के बड़े टुकड़े होते हैं जो ऊपरी पोर्शन में, जैसे मान लो कि भाई यहाँ से इसमें वोल्केनो इरप्ट होना है, तो होगा कि पहले वो जंग वंग साफ करेगा, जो ऊपर यहाँ पत्थर जाम हो गए होंगे बहुत पुराने, है ना, जो यहाँ मलबा जमा होगा, क्योंकि लावा तो नीचे से आना है ऊपर की ओर, तो इतना प्रेशर बनाएगा कि पहले ऊपरी सामान सारा निकालेगा। अब जब ऊपरी सामान सारा निकालेगा तो होगा क्या कि पहले हो सकता है भाई कि बारिश वारिश हुई हो यहाँ पे, और बारिश होने के बाद यहाँ क्रेटर बन गया हो, क्रेटर के अंदर फिर पानी जमा हो गया हो, लावा नीचे से आना चाह रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो सबसे पहले तो वो सारा पानी वाटर वेपर के थ्रू निकालेगा, सारी गैसेस निकालेगा जाकर के, जो भी अंदर यहाँ पर मामला बना हुआ है, ठीक। उसके बाद ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर के हटाएगा, तो उसको पायरोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक। ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। अब जब ये ऊपर है, अभी लावा काफ़ी नीचे है, तो ये ठंडे ठंडे पत्थर निकलेंगे जाकर के, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, थर्ड नंबर पे निकलता है लैपिली। थर्ड नंबर पे क्या निकलता है, लैपिली, लैपिली। अच्छा, इनमें इस पायरोक्लास्ट और लैपिली में अंतर क्या होता है कि भाई ये छोटे दानेदार पत्थर होते हैं, टुकड़े, बेसिकली पत्थर के टुकड़े, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ा पत्थर निकल गया, अब छोटे पत्थर टुकड़े निकल गए। और चौथा देखो भाई, चौथा होता है प्यूमिस। प्यूमिस बेसिकली इसको बताते हैं, प्यूमिस इसको बोलते हैं ये झाग, एक प्रकार की ये झाग है, जो कि लावा की ही झाग होती है, ठीक। और ये झाग पानी में भी तैर सकती है, अगर कहीं पानी नहीं पड़ा होता है या नीचे निकल के जाता है तो ये झाग उस पर तैरती है, ठीक। फिफ्थ नंबर होता है जो हमारा, वो होता है भाई एस, मतलब राख। राख लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। राख निकलती है बहुत सारी, एंड देन उसके बाद फिर बम निकलते हैं, बम। अब बम क्या है, देखो बम जो होता है ये गर्म पत्थर होते हैं, गर्म पत्थर, गर्म पत्थर के बड़े टुकड़े, बड़े टुकड़े, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बम बोलते हैं। देखो सबसे पहले पायरोक्लास्ट मतलब पत्थर के टुकड़े, लेकिन वो गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होता है, बम होते निकलते हैं, जो कि पत्थर के बड़े टुकड़े होते हैं, वो गर्म भी होते हैं साथ साथ, ठीक है। इसके बाद फाइनली हमारा 7 नंबर वाले प्रोसेस पे भैया लावा बाहर आता है। क्या बाहर आता है, लावा बाहर आता है, ठीक। अब जब लावा बाहर आता है तो भाई लावा किस टाइप का है, ये कितने प्रकार का हो सकता है। अगर हम लोग लावा के बारे में बात करेंगे तो लावा मुख्यतः 2 प्रकार के पाया जाता है। लावा भी भाई 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है अम्लीय लावा, एसिडिक, एसिडिक लावा होता है। एक होता है बेसिक लावा, क्षारीय लावा, बेसिक लावा, ठीक। देखो हमें पता है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था पीछे, अर्थ के स्ट्रक्चर में क्रस्ट किससे बना होता है, सिलिका से मिलकर बना होता है, ठीक। और भाई सिलिका भी इसमें भाई कॉमन सी बात है, अंदर से निकल और सिलिका ही निकलेगा लेकर के साथ में अपने, है ना, तो इसमें सिलिका पाया जाता है लावा के साथ में। तो कोई भी ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो एसिडिक लावा कहलाता है। और ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो बेसिक लावा कहलाता है। अब किसी भी भाई चीज़ की मात्रा किसी लिक्विड में ज़्यादा होना, समझ रहे हो, वो इसके गाढ़ेपन को भी डिसाइड करता है। तो जब भाई सिलिका ज़्यादा मिला होगा तो होगा क्या भाई, वो लावा कैसा होगा, वो लावा गाढ़ा लावा होगा। कैसा होगा भाई, वो गाढ़ा मतलब डेंस लावा होगा। और इधर लावा कैसा होगा, यहाँ पे भाई कम मात्रा में सिलिका है, तो ये वाला हल्का लावा होगा, हल्का लावा, ठीक है। गाढ़ा लावा, हल्का लावा, मामला क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक का, कि जो लावा निकलता है उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक। अब देखो आगे हम लोग देखेंगे कि भाई देखो ये जो गर्म पदार्थ है, ठीक है, गर्म पदार्थ बताते हैं आपको कि अंतर क्या होता है मैग्मा और लावा में। जो गर्म पदार्थ है जब तक कि ज़मीन पे नहीं आता है तब तक उसे मैग्मा के नाम से जानते हैं। अंदर इसका नाम क्या है भाई, मैग्मा, ठीक। और जब ये बाहर आ जाता है और बाहर आकर के आउटर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है और ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, तब उस समय इसका हम लोग नाम क्या देते हैं भाई, लावा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा, कि भाई ये लावा है, ठीक है। ध्यान देना, मैग्मा और लावा में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। अच्छा,
अब हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सा पाया जाता है, उसको नोट भी करते चलेंगे साथ में। ठीक है, हम नई स्लाइड ले लेते हैं फटाक से। अब देखो जो टाइप्स, इसके टाइप्स, ये 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला एक्टिव वॉल्केनो है ना, और दूसरा दूसरा भाई कौन सा, डेड वॉल्केनो, डेड, ठीक, और थर्ड स्लीपिंग वॉल्केनो, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं इसको सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त, ठीक, मतलब जो सो रहा है कभी भी उठ सकता है। ठीक, अब देखो इनमें अंतर समझते चलेंगे फटाफट से, एग्जाम्पल भी यहीं पे देखते चलेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे तुरंत ही। देखो ध्यान देना कि जो एक्टिव वॉल्केनो होता है, ठीक, वो कौन कौन से है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक्टिव वॉल्केनो मतलब ये होता है कि वो वॉल्केनो अभी भी लावा को इरप्ट कर रहा है। ठीक, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कि लावा का जो इरप्शन चल रहा है इसमें, मतलब कि ये एक्टिवेट है, और ये वाला अब इसमें से कोई भी इरप्शन नहीं हो रहा है। अब इसको बंद हुए इरप्शन इसको हुए मतलब बहुत समय हो गया, काफ़ी समय है ना, और ये वाला इरप्शन इसमें हो सकता है क्योंकि अभी ये कुछ करोड़ साल पहले ही सिर्फ जो है क्या किया है, अपना इरप्शन रोका है। तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि भाई हो सकता है ये। जैसे अगर आप देखें एक एग्जांपल को आपको हम बताएं कि जैसे विसुवियस एक ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि इटली में है। उसका नाम क्या है, विसुवियस, ठीक, ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि कहाँ पे है भाई, इटली में है, इटली में, ठीक, इटली में। ओके, हुआ क्या कि जब रोमन एम्पायर था, जब क्या था भाई, रोमन एम्पायर है ना, तो रोमन एम्पायर के टाइम पे ये वाला ज्वालामुखी एक बार क्या हो गया था, इसमें एक्टिवेट हो गया दोबारा से। ये पूरा एक्टिवेट होकर के क्या किया इसने, एक वहाँ बहुत बड़ा शहर था जिसका नाम था पोम्पोई शहर। क्या नाम था भाई, पोम्पोई शहर, पोम्पोई शहर है ना, पोम्पोई शहर था रोमन एम्पायर के टाइम पे, तकरीबन 80 एनो डोमिनी उतने टाइम पे, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, सॉरी एनो डोमिनी है यार ये, हाँ बिफोर क्राइस्ट नहीं। तो उतने टाइम पे क्या हुआ कि ये जाग गया था, इससे पूरा पूरा शहर, पोम्पोई नाम का पूरा पूरा शहर रोमन एम्पायर का तबाह हो गया था। ठीक, ऐसे ही सुसुप्त में कौन कौन सा आता है, एक विसुवियस वो हमारा हो गया, एग्जाम्पल के लिए याद कर लेना। दूसरा अपने इंडिया में देखो तो नारकुंडम हो गया, कौन सा, नारकुंडम, ठीक, ये ज्वालामुखी है हमारा। ठीक, ये कहाँ पे है भाई, हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे है। ठीक, अच्छा अगर हम लोग मृत ज्वालामुखी की बात करते हैं, मृत ज्वालामुखी की बात, तो मृत ज्वालामुखी में भाई सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो एकांका गुआ है। क्या है, एकांका गुआ। ठीक, ये कहाँ पे हमारा, ये हमारा साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के पास पड़ता है, मतलब बेसिकली अर्जेंटीना में ही पड़ता है देखा जाए तो। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पे हमारा ओजोस, ओजोस डेल सलाडो, डेल सलाडो, जो ओजो डेल सलाडो है ये भी हमारा साउथ अमेरिका में ही है। ठीक है, ये अर्जेंटीना और चाइल का बॉर्डर क्या करता है, साझा करता है, बेसिकली इसी पे है। और इसके बारे में एक बहुत ही खास बात है कि ओजो डेल सलाडो जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, हाईएस्ट, हाईएस्ट ज्वालामुखी ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना भाई, है ना। ठीक है, अच्छा और जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग तीन तीन लेके ही चलेंगे इसमें। एक है किलीमंजारो, है ना, किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। तो ये कहाँ पे है भाई हमारा, ये अफ्रीका तंजानिया में है, अफ्रीका के शहर तंजानिया, तंजानिया देश यार, तंजानिया। ठीक है, ओके ओके। देखो भाई ये किलीमंजारो जो है इसके बारे में एक खास बात है कि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये अफ्रीका कंटिनेंट की हाईएस्ट है, अफ्रीका कंटिनेंट की हाईएस्ट है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से हैं। ठीक, यही एग्जाम में काफ़ी आते हैं, हालांकि आते डेड वाले भी हैं, सुसुप्त वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि जो है यही आते हैं खाली। तो देखो सबसे फेमस एग्जाम्पल में देखेंगे माउंट किलायू, माउंट किलायू, माउंट किलायू कहाँ पे है भाई, हवाई द्वीप पे है, हवाई द्वीप, है ना, और हवाई द्वीप कहाँ पे है हमारा, पैसिफिक ओशियन में है। ठीक, ध्यान रखना इसको, ये एक्टिव वॉल्केनो है। दूसरा एग्जाम में आता है मोना लोवा, मोना लोवा, ये कहाँ पे हमारा, ये भी हमारा हवाई द्वीप पे ही है। ठीक है, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक, थर्ड जो हमारा है ये माउंट कोटापैक्सी, ये कोटापैक्सी, ठीक, माउंट कोटापैक्सी। ठीक, ये हमारा कहाँ पे, ये है हमारा इक्वाडोर में, इक्वाडोर, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर कहाँ पड़ता है भाई हमारा, साउथ अमेरिका में। ठीक, ध्यान रखना इसको, साउथ अमेरिका में इक्वाडोर हमारा है। और बहुत ही फेमस एक है माउंट फ्यूजियामा,
फ्यूजी यामा, ठीक। ये क्या है भाई, ये हमारा जापान में है, जापान में है माउंट फ्यूजियामा, ठीक। ऐसे ही स्ट्रॉम्बेली है, एटना है, एटना तो हमारा इटली में है ना, स्ट्रॉम्बेली भी इटली में है, तो लिख लो भाई इसको, चलो एटना, देखो एटना को याद भी कर सकते हो, एटना इटली है ना, और स्ट्रॉम्बेली, स्ट्रॉम्बेली, ठीक। ये हो गया हमारा कहाँ पे भैया, ये हो गया इटली में, इटली में। ऐसे हैं तो बहुत सारे, जैसे आपका सुमेरु हो गया जाकर के अपने इंडोनेशिया में, और बैरन आइलैंड हो गया, हाँ इंडिया का तो लिख लो यार, बैरन आइलैंड, बैरन है ना द्वीप, बैरन आइलैंड जो है ये कहाँ पे हमारा, अंडमान एंड निकोबार पे है। तो इंडिया में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक तो एक्टिव और एक सुसुप्त जो सोया हुआ है। कौन कौन सा, बैरन आइलैंड, ठीक है, जो कि एक्टिव है, और नारकोंडम जो कि सुसुप्त है, कभी भी जग सकता है, ठीक। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब देखो कुछ बातें कर लें किलायू के बारे में कि भाई माउंट किलायू काहे फेमस है। अच्छा देखो, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड ज्वालामुखी है, ठीक है। ऐसे ही मोना लोआ के बारे में बात अगर कर लें तो मोना लोआ क्या है, ये साइज में सबसे बड़ा, दुनिया के साइज में, हाइट में नहीं भैया, साइज में सबसे बड़ा कोई बोले तो मोना लोआ, हाइट में बोले तो ओजोस डेल सलाडो पूरे वर्ल्ड का, है ना। साइज में सबसे बड़ा कौन सा भैया, मोना लोआ, ठीक। ऐसे ही माउंट कोटाबैक्सी क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिवेटेड ज्वालामुखी है, एक्टिवेटेड ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा। देखो ना कौन से भाई, ये कैसा था, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये कैसा था, ये डेड वॉल्केनो था, हाईएस्ट तो ये भी है नो डाउट, है ना। लेकिन ये वाला कैसा है, ये ऊंचा भी है साथ साथ एक्टिवेट भी है आपका, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इवेंट्स से बात करते हैं, ये कहाँ क्या बातें चल रही हैं। देखो अब नई स्लाइड ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखो देखो भाई ज्वालामुखी में होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक ज्वालामुखी है, मेरी बातों की गहराइयों को समझना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठो। देखो ये ज्वालामुखी है, या नीचे भरा हुआ है मैग्मा, रेड कलर ले लूँ, ओके, नीचे भरा हुआ है मैग्मा बहुत सारा, ठीक। अब हुआ क्या कि ये है हमारा एक्टिवेटेड वॉल्केनो, ठीक। अब नीचे से मैग्मा क्या किया, इसके अंदर के रास्ते से होना आना शुरू कर दिया, और ये रास्ता बनाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए, अब देखो रास्ता ऐसा तो नहीं कि सीधा रास्ता ही बनेगा ऊपर टॉप तक का, ये रास्ता इधर से भी आ सकता है ना, और ये रास्ता इधर से भी आ सकता है, जिधर से भी इसको दरारें मिलती जाएंगी, अपना लावा अंदर प्रेस, देखो भाई ये हाई प्रेशर, यहाँ बहुत तगड़ा प्रेशर होता है तभी ये पूरा लावा ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक। तो ये प्रेशर भाई इतना है ही लावा में, तो कहीं भी दरार पाएगा फटता हुआ चला जाएगा अंदर, ठीक। तो ये अंदर तो भाई मैग्मा है हमारा, अंदर हमारा क्या है, मैग्मा है, मैग्मा नोट करते रहिए इसको बराबर से, ठीक। तो होता क्या है कि कभी कभी जो ज्वालामुखी का जो मुंह है ये वाला, ठीक है, इससे गर्म पानी का फव्वारा बाहर आना शुरू हो जाता है, पता है, गर्म पानी का फव्वारा बाहर आना शुरू हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर बोल देते हैं, गीजर, गीजर, ठीक है, ध्यान रखिए कि हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं। तो एक बात और है अच्छा कि अगर कोई ज्वालामुखी है, अगर मान लो उसमें लगातार भाई जलवाष्प निकल रहा है, मतलब लगातार पानी निकलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज्वालामुखी अपना प्रेशर खो रहा है, इसका मतलब वो शांत होता जा रहा है, वो कैसा होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे अगर हम लोग गीजर की बात कर रहे थे तो कुछ फेमस गीजर भी देख लेते हैं, कौन कौन से फेमस गीजर हैं। जैसे सबसे फेमस गीजर अगर देखें हम लोग, अमेरिका के पास है, इसको अमेरिका के पास, अमेरिका में कौन सा भाई गीजर अपने पास, ओल्ड फेथफुल गीजर, क्या नाम है, ओल्ड फेथफुल, है ना गीजर, GYSER गीजर, ठीक है। अच्छा और ये क्यों, अच्छा इसका ये कहाँ पे है भाई पता है, ये आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, इसी मतलब इसी के अंदर है, ये कहाँ पे है, अमेरिका में एक पार्क है उसका नाम है येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क, है ना, ये उसी के अंदर क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर है, ठीक। एक अपना अलास्का में भी है, अलास्का में गीजर है, ये कहाँ है, ये कटमाई नेशनल पार्क में है, कटमाई नेशनल पार्क में है, कटमाई नेशनल पार्क अलास्का में, ठीक है। और इसी गीजर को, अलास्का वाले गीजर को हम लोग बोलते हैं
10,000 धुआंरों की घाटी, धुआंरों की घाटी। कोई पूछे 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पे है, तो ऑप्शन होगा आपका अलास्का या फिर कटमाई नेशनल पार्क के अंदर। वो है वास्तव में क्या, वो गीजर ही तो है भाई, है ना आपका, ठीक है। अच्छा, बात ज्वालामुखी की अगर हो रही है तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो ज्वालामुखी है, ठीक, ये एक ऐसी जगह पर नहीं पाया जाता है, सॉरी क्या बोला बोला कि जो ज्वालामुखी है, ठीक है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ये एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। वो कौन सा महाद्वीप है, वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो ज्वालामुखी है, जो ऊपर का पोर्शन है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है, कब कैसे क्या होता है ना। देखो भाई, जहाँ से अपना लावा निकलता है उस पॉइंट को हम लोग, कॉमन सेंस की बात है, मुख बोलते हैं, होल बोलते हैं। इसको हम मिटालते हैं थोड़ा सा, इरेजर यहाँ पे, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसी पे बात करें ताकि बार बार बनाना पड़े हमको, ठीक है। ये देखो भाई, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मुख, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल, ठीक। होता क्या है कि अगर हमारा वॉल्केनो एक्टिवेटेड है, ठीक, तो यहाँ से लगातार, मतलब सदियों से, बहुत लंबे समय से ये इसके अंदर से मैग्मा निकलने का प्रोसेस बाहर आता रहता है ना। ये आपका जो है ये लावा बाहर निकलता रहता है इसके अंदर से ऐसे, ठीक। इससे होता क्या है कि ये जो इसका मुख होता है, पहले तो छोटा होता है, फिर जब लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, साथ साथ इसकी मिट्टी को भी बाहर लेते जा रहा है, तो इसका मुख हो जाता है बड़ा। तो जब तक इसका मुख छोटा होता है तब तक इसको हम लोग होल बोलते हैं, और जब इसका मुख बड़ा हो जाता है तब इसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक। और जब इसका मुख और बड़ा हो जाता है, मतलब अभी भी नाम नहीं ले रहा है वैसा शांत होने का, है ना, तो हम लोग इसको कॉलडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलडेरा, कॉलडेरा बोलते हैं। ध्यान रखना, सबसे छोटा मुख, फिर क्रेटर, फिर कॉलडेरा। अब देखो, जैसे मान लो भाई कि कॉलडेरा बनने का नंबर नहीं आया, कॉलडेरा बनने का नंबर मान लो नहीं आया, एक क्रेटर पे ही शांत हो गया ज्वालामुखी, तो होता क्या है कि ये यहाँ पे एक होल हो जाएगा, ये बड़ा सा एक होल हो जाएगा, है ना भाई, इसी को तो हम लोग क्रेटर बोलेंगे। और ये शांत हो गया है, जितना भी अंदर का लावा मैग्मा वगैरह था वो ठंडा हो गया है, ठीक, नीचे से प्रेशर कोई नहीं आ रहा है, ठंडा हो गया है। अब होता क्या है कि अब ये जब भाई लावा ठंडा हो जाएगा, मैग्मा ठंडा हो जाएगा अपना, तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जमना शुरू हो जाएगा और ये एक कटोरानुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कटोरानुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सॉलिड कटोरा एकदम, ठीक। फिर कोई मौसमी मान लो घटना होगी, यहाँ बारिश हुई, है ना, ये पानी यहाँ पर आया, पानी अंदर जाकर के अंदर से पानी भर गया, तो बेसिकली ये एक झील बन जाती है, क्योंकि ये पानी इसने भर लिया अपने अंदर, तो ये झील बन जाती है। इस तरह की झील को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी झील, क्रेटर झील बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं भैया, क्रेटर झील इसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जो क्रेटर झील है अपनी वो है लेक टोबा, लेक टोबा, लेक टोबा, ठीक है। वो कहाँ पे है, अपने इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में कौन है भाई, लेक टोबा क्रेटर झील है, ठीक। सेकंड है ताल 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 लेक, ताल लेक, ठीक है, ये फिलीपींस में है। थर्ड वाली है आपकी जो इंडिया में है वो है लोनार, सबसे इंपॉर्टेंट लोनार लेक, ठीक, लोनार लेक। ऐसा मानते हैं कि सॉरी, पहली बात तो ये महाराष्ट्र में है, इसको देख लो, महाराष्ट्र में। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ वो उल्का पिंडों के थ्रू हुआ, कि भाई कोई बहुत पुराने समय में कोई उल्का पिंड आया और वो आकर के वहाँ गिरा, उससे गड्ढा हो गया एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। हालांकि इसका जो पानी है वो गुलाबी कलर का है, याद रखिएगा, जो लूनार लेक का पानी है वो हल्का पिंक कलर में है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो उल्का पिंडों से भी कभी कभी हो जाता है लोनार लेक का निर्माण, ठीक है। लेकिन लोनार लेक, सॉरी, ये जो क्रेटर लेक है, हाँ, ये इंडिया में कौन सी है, लोनार लेक है, जो कि महाराष्ट्र में है। और ताल लेक कहाँ पे, फिलीपींस में है, और लेक टोबा कहाँ है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। इतना ध्यान रखने वाली बात है। ये आपका यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा भाई, ज्वालामुखी लगभग खत्म होने के कगार पे है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में जो ज्वालामुखी है वो कैसे कैसे बांटी गई है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना कैसे क्या है। तो देखो, इसको 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है
पैसिफिक ओशियन में मतलब प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिंग ऑफ फायर वगैरह, है ना। तो प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला मतलब रिंग ऑफ फायर, है ना। इसमें तकरीबन 65% जो है ज्वालामुखी घटनाएं यहाँ पे होती हैं, जो कि सर्वाधिक है भाई। 65% अकेले यहाँ पे हो रहा है प्रशांत महासागर में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। सेकंड हो तो अपना होता है मध्य महाद्वीपीय प्लेटी में, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये क्या होती है? देखो ये पेटी वो है जो कि यूरोप, ईरान, अफ्रीका, इंडिया और म्यांमार होते हुए, जैसे हिमालय वगैरह को देखा जाए तो वहाँ पर भी वो एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करता है। इसी तरीके से कोई एक ऐसा पेटी होगी जो कि यूरोप, ईरान और अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंडिया, म्यांमार को होते हुए, है ना, मतलब इटली से होते हुए पूरा हिमालय देखा जाए तो इटली से होते हुए पूरा हिमालय, इस पेटी में भी काफ़ी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो कि 25% के नियरली होता है ये, ठीक। और थर्ड अपना है जो सबसे कम पाए जाते हैं, वो होता है मध्य अटलांटिक पेटी में, मध्य अटलांटिक है ना पेटी में, ठीक। ये पता है आपको जो एस नुमा स्ट्रक्चर बनता है ये अभी जब हम लोग मैप को पढ़ेंगे तो दिखाएंगे आपको कि ये एस स्ट्रक्चर कैसे कहाँ बनता है। भाई अटलांटिक पेटी जानते ही होगे आप लोग, है ना। यहाँ सबसे कम पाए जाते हैं, जो कि तकरीबन पाए जाते हैं यहाँ पर 10% के आसपास, 10% पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका वर्गीकरण। ये इतना जो डेटा है आपका ये ज्वालामुखी के रिगार्डिंग सही है, ठीक। अब देखो अब बात आई कि भाई सुनामी कैसे पैदा करते हैं ये सब, तो पढ़ लिया हम लोगों ने, इतना नाटक ये दुनिया भर का। अभी सुनामी कैसे पैदा करता है, कि जिसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो देखो भाई प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला जो ये देख रहे हैं आप 65% है। जैसे मान लो भाई ये एक महासागर है अपना, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक। इसकी गहराई में कुछ जगह है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अंदर पहाड़ होते हैं। अभी पढ़ाएंगे आपको हम समुद्र के अंदर कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। अंदर पहाड़ होते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये अंदर है, यहाँ पर अभी कोई विस्फोट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर अचानक से इसमें विस्फोट होकर के यहाँ ये एक्टिवेट हो जाए, ये वाला जो है ज्वालामुखी एक्टिवेट हो जाए। होगा क्या कि भाई एक्टिवेट होने पर विस्फोट होगा, अंदर बहुत तेज से हलचल मचेगी, जिसके चक्कर में उतार चढ़ाव आएंगे पानी में। अब जो पानी में उतार चढ़ाव आएंगे वो कॉमन सी बात है भाई, पानी एक जगह तो है नहीं, वो पूरा सारा का सारा पानी एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वो उतार चढ़ाव आगे बढ़ेंगे, है ना। आकर किसी तट से या किसी महाद्वीप से टकराएंगे आकर के, जिस जगह पर ये भारी तबाही लाएंगे। तो इस तरह से ज्वालामुखी से भी क्या होता है अपना जो सुनामी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये इतना आज के लिए ठीक रहा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं।